कैन आई स्टार्ट? ओके। सो हेलो एवरीवन। क्या आपको भी चेंज इन मोमेंटम, क्या आपको भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड उसके बेस पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है कोलिजन एंड गन बुलेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सभी के सभी क्वेश्चन के अंदर में क्या आपको प्रॉब्लम जाती है? क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम कोलिजन्स के अंदर के बड़े-बड़े फॉर्मूले वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन सब के फॉर्मूलों को याद करें? अगर इन सभी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम जा रही है, अगर आप इन सभी टॉपिक्स के जो फॉर्मूलेज़ हैं, उनको बहुत ही कम समय में और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से याद करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर में हम इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे डिस्कस, जो कि आपका मिशन एमएसटी सिटी 2026 का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इन चेंज इन मोमेंटम के बाद में आपका चेंज इन मोमेंटम का क्या होता है रिलेशन इम्पल्स के साथ में। अब ये इम्पल्स टर्म क्या है? इम्पल्स टर्म्स अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस के अंदर में यहाँ सर क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर देखोगे तो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता जा रहा है। तो इम्पल्स, देन आपका चेंज इन मोमेंटम, देन आपका बॉल स्ट्राइकिंग ऑन अ वॉल, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये आपका चेंज इन मोमेंटम आपका सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम आगे जाकर के बात करते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आप दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कंजर्व करते हो, देन फिर आप वहां से दो ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग वेलोसिटी क्या कैसे उनके बीच में आपका फिनोमेना होगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भाई साहब एकदम भरपूर भरमार आया हुआ है। 2021 से लेकर के 2026 तक देखोगे, 25 तक देखो मान लीजिए, तो 5 साल में आप देखना हर एक टॉपिक के ऊपर में आपको एक-एक, 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब हर साल आपको एक-एक क्वेश्चन, 5 साल में भाई साहब 5 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। 8 क्वेश्चन आए, 5 साल है, मतलब कि हर सेट में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम कोलिजन के फॉर्मूले, चेंज इन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड साथ ही साथ उसके अंदर के जितने फॉर्मूलेज़ हैं, जितनी क्वेश्चंस हैं, सब डिस्कस कर देंगे। एंड आज का लेक्चर आपका खत्म होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन इसी एक सिंगल चैप्टर के अंदर में आपको बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर दिए हुए हैं। बट कोई बात नहीं, इन सभी मल्टीपल चैप्टर्स को हम लोग असलियत में 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 आ चुका है और ये है आपका पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर में हम जो आपको बताया मैंने आज के गोल क्या-क्या हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले इस लेक्चर का का लॉज़ ऑफ मोशन का पार्ट 1 नहीं देखा है, जाके इसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने मास पुली सिस्टम, देन आपके 2 ब्लॉक सिस्टम को बहुत ही मस्त तरीके से डील किया हुआ है। अब अगर आप जाकर के उस लेक्चर को देख कर के आओगे, तो आपको लॉज़ ऑफ मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। एंड जाकर के देखो, इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर, इतने ईज़ी तरीके से एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना, आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। क्योंकि सीटी के अंदर में असलियत में इस चैप्टर को अच्छे से कोई पढ़ाता ही नहीं है। सबको लगता है ये सिंपल चैप्टर है, इसके ये तो 2-4 फॉर्मूले हैं, इन 2-4 फॉर्मूले के बेस पे बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, कर लेना चाहिए, जो आंसर आएगा वो आ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन आएँगे। चलिए, बिना कोई टाइम पास करते हुए, बिना कुछ देरी करते हुए हम करते हैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स के साथ में। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर बेटा आपको ये चीज़ बेसिक पता है कि फ़ोर्स का बेसिक डेफिनिशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये असलियत में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ है। ये सेकंड लॉ आपको क्या बताता है? ये सेकंड लॉ असलियत आपको बताता है कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये टाइम के हिसाब से चेंजिंग मोमेंटम आपको असलियत में क्या कॉज़ करेगा? ये कॉज़ करेगा, ये किस कारण कॉज़ होगा? ये कॉज़ होगा आपका बिकॉज़ ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। नाउ यू सी अंडरस्टैंड दिस। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांट बी चेंज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांट बी चेंज।
तो अगर आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, बेटा 1 मिनट सुनो ना, अभिषेक का कॉल आ रहा है, उसको उठा लो, बात कर लो। अभिषेक का कॉल आ रहा है, बात कर लो। हुँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का फ़ॉर्मूला ये होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो मोमेंटम नहीं उन्हें बोल दो कल मिलेगी, कल मिलेगी। कल क्लास में लाके देंगे बोलो। मॉड्यूल्स कल क्लास में लाके देंगे। ठीक है? हो हुँ, सॉरी बेटा, थोड़ा-सा हमारे बच्चों का कॉल आ गया था ऑफलाइन सेंटर से, बट कोई नहीं, ठीक है, यहाँ देखिए। सो हम क्या बोले आपको? मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम इज़ P इक्वल्स टू m इंटू v। नाउ यू अंडरस्टैंड, मास के अंदर में हम फिजिक्स के अंदर चेंज हो रहा है ये नहीं मानते। जनरली हम ये बोलते हैं कि आपका जो मास रहेगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो ये असलियत में मोमेंटम में चेंज चेंज कौन कॉज कर रहा होगा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये वेलोसिटी का चेंज होना असलियत में क्या स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होना दिखाता है? स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है? हाँ सर। अगर ये स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो क्या असलियत में इस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला कोई ना कोई एक कॉज़ भी रहा होगा? हाँ सर, कोई ना कोई एक कॉज़ रहा होगा। ये कॉज़ असलियत में ये फ़ोर्स है। द कॉज़ ऑफ मोशन इज़ अ फ़ोर्स। तो सी वेरी इंटरेस्टिंगली कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम है, ये असलियत में आपका चेंज इन मोमेंटम है, ये यहाँ से आपको मिलेगा dp इक्वल्स टू f इंटू dt। dp equals to f into dt. Now this is one of the formula that we are going to use to solve the questions. अब सर आपने मुझे ये बताया कि आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है dp by dt एंड dp का फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाल दिया f into dt। ठीक है। अब अगर आप ये चीज समझो कि ये जो भी मोमेंटम चेंज, इफ इफ मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज इज caused by is caused by very very large force, very large force और very short time। अगर आपका ये मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा फोर्स और बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो ये मोमेंटम चेंज असलियत में किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर इम्पैक्ट लाता है। क्या लाता है? इम्पैक्ट। एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट इन फिजिक्स वी कॉल इट एज इम्पल्स। we call it as impulse। and impulse का फॉर्मूला होता है very very like large force acting for a very short time। अब अगर आपको बहुत ही ज्यादा समय के लिए निकालना है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एवरेज में निकालना है आंसर तो कोई बात नहीं। एवरेज निकालने के लिए आप लगा देना इंटीग्रेशन, आपका बन जाएगा यहाँ से इम्पल्स का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देख, इम्पल्स इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे के साथ और हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। नाउ यू सी, इंटीग्रेशन का बेटा क्या मतलब होता है? बेसिक बताया मैंने आपको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। ये एरिया किसका? ये एरिया उस ग्राफ का होगा सर जहां पर ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं। मतलब इम्पल्स क्या और हम डिफाइन कर सकते हैं एरिया अंडर अंडर एफ वर्सेस टी डायग्राम। हाँ सर, एक बेटा इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आया हुआ है, उसे हम आपको करवाएंगे सॉल्व। ये हुआ आपका इम्पल्स का एक और तरीका, इम्पल्स को निकालने का एक और तरीका। चलो अब एक और चीज देख सर, ये एफ डी टी जिसको आपने इम्पल्स बोला, ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम है किसके जैसा? चेंज इन मोमेंटम जैसा। तो अगर आपको कभी कोई इम्पल्स निकालने बोले तो आप कुछ मत निकालना, आप सिंपली चेंज इन मोमेंटम निकाल देना। अगर आपको कोई इम्पल्स निकालने बोले तो आप कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम निकाल देना। ओके सर,
तो सर मुझे बताइए सटीक तरीके से कि अगर मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे और क्या निकालूँगा? बताता हूँ। अगर तुम्हें बोल दे इम्पल्स निकालो, तो इम्पल्स निकालने का एक बेसिक सा फ़ॉर्मूला जो आप यूज़ कर पाओगे वो रहेगा आपका F इंटू dt, जहाँ पर हो सकता है बेटा F आपको दिया रहे मास इंटू एक्सेलरेशन से, और हो सकता है आपको एक्सेलरेशन दे दे, मास दे दे, टाइम दे दे, आप कर दोगे इंटीग्रेट, अपना आंसर निकाल दोगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे निकालूँगा मैं अपना इम्पल्स का फ़ॉर्मूला। सर क्या इम्पल्स और निकल सकता है किसी तरीके से? हाँ बेटा, इम्पल्स देखो निकल सकता है आपका एरिया, एरिया ऑफ एफ वर्सेस टी डायग्राम से भी। ओके सर। क्या सर इम्पल्स और निकाल सकते हैं किसी और तरीके से? हाँ, निकाल सकते हैं। इम्पल्स निकाल सकते हैं एक और तरीके से, और वो क्या है आपका? चेंज इन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मतलब कि क्या रहेगा मोमेंटम चेंज? मोमेंटम चेंज इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। ये हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर। पकड़ में आ रहा है? अब हम जब इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, एंड इन सभी टॉपिक्स के बीच में जब हम एक इंटरलिंक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, तो देखना क्वेश्चन कितने ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। तो अगर देखना है, तो देख पहला क्वेश्चन देखो, रीड द क्वेश्चन, इसको नोट करो अच्छे से एक बार, देख लो सही से, एंड नाउ रीड द क्वेश्चन, नाउ रीड द क्वेश्चन। देख कितना खतरनाक तुझे करेगा ये चीज़ रिलेट, कि यार जो बताया ये तो एकदम टू द पॉइंट बताया और एकदम मेरा आंसर आ गया यहाँ से। मतलब अगर कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ जाए, चीज़ें एक बार आपको सही से बता दी जाए, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ जस्ट लाइक हवा का काम। देख क्वेश्चन क्या है? अ 150 ग्राम क्रिकेट बॉल मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकंड। क्या बोला? क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में? मास दिया है 150 ग्राम, मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी दी हुई है 11 मीटर पर सेकंड। टर्न्स बैक विथ वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड आफ्टर हिटिंग अ बैट। सोच, अगर तूने क्रिकेट देखा होगा तो भाई मान लीजिए हमारा माही है, माही ने बॉल को मारा, बॉल कितने स्पीड से आया? 11 से। मारा कितने से गया? 21 से। अब ये 21 क्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोर्स बैट से बॉल पे लगेगा बहुत कम समय के लिए? अरे हाँ सर। देख तुझे समय भी दिया हुआ है, ये है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, और तुम्हें टाइम भी दिया हुआ है। क्या टाइम दिया है? 0.01 सेकंड। क्या निकालने बोला है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बैट, ऑन द बॉल बाय द बैट। मतलब तुम्हें अल्टीमेटली क्या निकालना है? फोर्स। नहीं निकाल पाओगे? देखो कैसे नहीं निकाल पाते। सर हमने पढ़ा हुआ है कि आपका फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ओके, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है सर। सर व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, एंड टाइम इज 0.01। ओके, सो मास कॉमन है, 150 ग्राम में है तो 10 का पावर -3। नाउ वेलोसिटी फाइनल इज 21, इनिशियल इज 11, टाइम इज 0.01। अब बता, अगर तूने फॉर्मूला में पुट कर लिया वैल्यूज को, तो क्या सिंप्लीफिकेशन ईजी रहेगा? बता क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी यहाँ से 10 का पावर +2, 10 का पावर -2, क्योंकि ये ताकि ये बन जाए 1, ये पूरा बना देगा 1। हाँ सर। 10 का पावर -2 से ये कैंसल, यहाँ हो गया -1, और ये -1 से ये 0 हो गया कंबाइन, बच गया सिर्फ और सिर्फ 15। सर क्या कचरा कर दिए? अबे सिंप्लीफाई किया हुआ है, कचरा थोड़ी किया हुआ है। इंटू में 21 माइनस 11 क्या है आपका? ये 10। क्या आंसर आएगा? 150। क्या आंसर आएगा? 150। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है वहाँ पर? नहीं, ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा। ध्यान से, एमवी, वी फाइनल, वी इनिशियल, 11, 21, 10 आंसर, 150 आंसर बेटा मैच करना चाहिए। 120, 150 के आसपास 120 दिया हुआ है, तो योर आंसर विल बी ऑलमोस्ट 120 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी करेक्ट। मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, बट 120 या फिर 150 आपका आंसर। आप एक बार बस
अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लो। एफ इज डीवी बाई डी, फोर्स आपका यही है, फॉर्मूला आपका ये लगेगा, सब कुछ सेम लगाया हुआ है, तो आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट h इन एयर। ओके, तो 5 बॉल को एक साथ हम ऐसे वर्टिकल हाइट h से ड्रॉप करते हैं इन एयर, इन एयर। ठीक है, नाउ क्या बोला उसने? विच फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट विल चेंज एट दैट इंस्टेंट व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, जब ये यहां पर टकराएगा तो इनका क्या क्या बदलेगा? पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एक्सेलरेशन नहीं, नहीं पहले क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा बेटा? मोमेंटम इज, पहले रहेगा आपका इनिशियल, फिर रहेगा आपका फाइनल। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मोमेंटम चेंजेस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है आपका? टाइम। टाइम तो भाई चेंज थोड़ी होता है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, नो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड देन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी में आपका चेंज आ रहा है, बट ये वेलोसिटी आपकी यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ आपकी अपवर्ड रहेगी, तो डायरेक्शन का चेंज है। बट यहाँ पर वेलोसिटी अगर आप बोलोगे तो आपका वेलोसिटी आंसर भी सही आ रहा है, साथ ही साथ आपका मोमेंटम आंसर भी सही आ रहा है। मोमेंटम आंसर भी सही, वेलोसिटी आंसर भी सही। अब ध्यान सुनो, जब भी आपको एग्जाम के अंदर में ऐसा कोई ऑप्शन मिले कि मोमेंटम भी सही हो रहा है, वेलोसिटी भी सही हो रहा है, मतलब कि दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो दो ऑप्शन जब सही लगे तो ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द फर्स्ट ऑप्शन इन द सीक्वेंस। और हमारे सीक्वेंस में पहले क्या दिया हुआ है? मोमेंटम। तो हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? मोमेंटम। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि मोमेंटम आपका पहले दिया हुआ है। ऑब्वियसली मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब आपका उसके अंदर में वेलोसिटी का चेंज होगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत है? नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 20 ग्राम बुलेट हैव मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक बुलेट है जिसका मास कितना है? 20 ग्राम, 20 ग्राम। आगे, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन ऑफ अ सेकेंड, ब्रॉट टू अ रेस्ट इन सेकेंड। ठीक है, इन सेकेंड मतलब कि आपको उसने 1/60 सेकेंड दिया हुआ है, तो ब्रॉट टू द रेस्ट इन 1/60 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आर रिस्पेक्टिवली, वो अबाउट लास्ट में टाइम दिया हुआ है 1/60। ठीक है, तो आपको क्या बोला निकालने के लिए? इम्पल्स निकालने बोला है, और साथ ही साथ आपको निकालने बोला है एवरेज फोर्स। तो ध्यान से देख, सबसे पहले बात करते हैं इम्पल्स की। बेटा व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज, सर एक तो इम्पल्स रहेगा आपका चेंज इन मोमेंटम, या फिर रहेगा एरिया। सर यहाँ पे मोमेंटम एरिया तो दिया हुआ नहीं है, फोर्स हमें ऑलरेडी निकालने बोला ही है, मतलब कि हम लगा लेंगे चेंज इन मोमेंटम। मैं बोला वाह क्या बात है। बता चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम एम वी एफ माइनस में एम वी आई, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बता क्या है आपका? मूविंग विथ वेलोसिटी एंड ब्रॉट टू रेस्ट, क्या फाइनली वो आपका रेस्ट पे आ गया? हाँ सर रेस्ट पे आ गया। नाउ टेल मी, जे विल बी माइनस में एम क्या है? 20 10 टू द पावर माइनस में 3, एंड वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी इज 200। तो ये जीरो, ये दो जीरो से तीन जीरो कंबाइन खत्म हो गए, दो दूनी के चार, ये हो गया आपका इम्पल्स जे इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स इज 4 न्यूटन सेकेंड। नाउ 4 हमारे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब कि आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। बता, क्या इम्पल्स का ही बेटा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एवरेज इनटू में dt? हाँ, क्या बेटा इन सॉरी एफ dt, क्या इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है आपका एवरेज आंसर? हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन मींस आपका किस रेंज से किस रेंज तक आंसर निकालना है, ये तो मतलब होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इम्पल्स मुझे ऑलरेडी 4 पता है, और टाइम से मैं कर दूं डिवाइड 1/60, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ मिल जाएगा, जो कि आपको दे देगा एवरेज फोर्स। अरे हाउ सर, ये तो मस्त बात हो गई। मतलब 60 गया ऊपर, ये हो गया 4 इंटू में 60,
मतलब कि आंसर आ गया 6 जगह 24, 240 न्यूटन एफ एवरेज। नाउ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 240 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई तकलीफ? बहुत ईजी। ये हो गया आपका 240 और ये आपका हो गया 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बेटा इसको एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो आप उसके करेक्ट कर लीजिए, बट अगर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से तो हमारा आंसर 150 आ रहा है। ठीक है? चलिए फिर, तो इसे क्लीन करता हूँ एंड फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब इसे आप रीड करिए पहले, रीड द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। चलो बोलो क्या है क्वेश्चन? अच्छा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। लो सॉल्व करो। फोर्स इज अप्लाइड on an object of mass 2 kg at rest on a frictionless horizontal surface as indicated on the graph. After 1 second, the speed in meter per second of the object is. निकालने क्या बोला है? स्पीड निकालने बोला है। चलो देखो कैसे निकालोगे। क्या है? आपको ग्राफ क्या दिया है बता? क्वेश्चन नंबर 4 क्या ग्राफ दिया हुआ है? फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कैसा ग्राफ दिया है? डॉट डॉट यहाँ से लाइन दी हुई है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। यहाँ क्या दिया है? 10, यहाँ क्या दिया है? 20, यहाँ क्या दिया है? 0.5 और यहाँ क्या दिया है? 1.0। ठीक है, क्या निकालने बोला है? हमें क्या बोला है? स्पीड, मतलब कि वेलोसिटी या फिर हमें स्पीड निकालनी है। चलो ठीक है, पता कैसे करेगा इसको? क्या बेटा, अगर फ़ोर्स और टाइम का आपको ग्राफ दिया है, तो क्या इसका एरिया से आपको मिल जाएगा इम्पल्स? हाँ सर, और इम्पल्स क्या होता है बता? इम्पल्स होता है आपका एरिया एफ डी टी, मतलब कि एरिया, मतलब कि एरिया। तो इसका एरिया क्या आएगा? क्या है यहाँ पर? 10 इंटू में 0.5 प्लस यहाँ क्या है? 20 इंटू में यहाँ से यहाँ 0.5। ठीक है सर, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 0 कमाने से हो गया 5, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 15 न्यूटन सेकेंड। बट सर इम्पल्स थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है स्पीड। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, बता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? सर इम्पल्स को हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम भी। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट। मतलब क्या पहले आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था? हो सर, अगर रेस्ट पे है तो क्या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, क्या इनिशियल विल बी जीरो? हाँ जी। तो J इक्वल्स टू M इंटू में V। J आपका आ गया है 15, मास है आपका कितना? 2 kg, ये हो गया V। सो V यहाँ से आ जाएगा 15 का आधा, ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हो गया, इजी आंसर। मैं तो बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे अच्छे से तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। चलो फिर, ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन? फोर्स दिया हुआ है, आपको टाइम दिया है कितनी देर तक फोर्स लग रहा है, एंड आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मींस हमें क्या निकालना पड़ेगा? इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है बता? एफ इंटू डी टी। एफ क्या दिया है? 50 और टाइम क्या दिया है? 0.01। हो गया आंसर खत्म। निकाल लो फटाक से इसका आंसर क्या आता है बता दो। कोई दिक्कत है? निकाल पाओगे? जो भी आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा निकाल के दिखाइए और ऑप्शन में बताइए, आपका कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर आया हुआ है। चलिए, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कोलिजन एंड इट्स टाइप, एंड देन फिर कोलिजन के अंदर के सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हर टॉपिक में बेटा देखो 5 क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि हर साल एक क्वेश्चन यहां से आया ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन? कोलिजन। ना बेटा, कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब ध्यान से समझ। मान लीजिए ये आपकी दो बॉडीज है, इन दोनों बॉडीज का स्पीड है इनिशियली u1 और इसका स्पीड है u2। मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये दोनों बॉडीज आपकी ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ती है और ऐसे आपकी कोलाइड होती है। दे विल कोलाइड, एंड जब कोलाइड हो जाएगी और जब ये आगे बढ़ेगी देन दे विल सेपरेट, एंड आफ्टर सेपरेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी, लेट्स सपोज मान लीजिए इसका हो गया v1, इसका हो गया v2।
ये बॉडी आपकी M1 है, ये बॉडी आपकी M2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका कोलिजन। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है बेटा? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में ध्यान समझो, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, ये हो गए आपके बेसिक पैरामीटर्स जो यहाँ पर है। नाउ हमारे कोलिजन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है और वो टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E इक्वल्स टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बोलूं इसको मैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये आपका एक कोएफिशिएंट है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस पॉजिटिव वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बच्चों को होता है कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन आपका दूर करेगा सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला, ये उस फॉर्मूले के अंदर का ये पॉजिटिव आंसर निकालना है, ये बात। ठीक है सर, याद रहेगा हमको, हम इसे भी याद रख लेंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? सो ई का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। कैसे सर? सर ये आपके मन में जो आया वो लिख दिया क्या? नहीं बेटा, कुछ सोच के लिखा हुआ है। मान लो रिलेटिव मोशन है, तो हम निकाल रहे हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट का पहले के हिसाब से, तो U2 माइनस U1 क्या आएगा? ये U2 माइनस U1, यहाँ क्या आएगा? V2 माइनस V1। बट एक चीज बता, कोलिजन होने के लिए, कोलिजन होने के लिए क्या आपका सेकेंड वाले की वेलोसिटी क्या कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले की? अगर ये वाला बॉल तेजी से नहीं आएगा तो इसको उड़ाएगा कैसे? इसको ठोकेगा कैसे? सोचो। मतलब कोलिजन होने के लिए दोनों बॉडी ऐसे जा रही है, तो इसका स्पीड तेज होना चाहिए ताकि इसको ये ठोक सके। अरे हाँ, ये तो बढ़िया है। मतलब ई का आंसर में बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, अगर ऐसा होगा तो ही तो आंसर आएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन। सबसे पहला टाइप होता है आपका इलास्टिक कोलिजन। क्या हो जाएगा? इलास्टिक कोलिजन। दूसरा रहता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। एंड थर्ड होता है परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। क्या क्या बोला? पहला हो गया, मैंने बताया क्या? इलास्टिक। दूसरा बताया मैंने आपको इनइलास्टिक। एंड थर्ड बताया परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान सुनो क्या क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर में आपकी बॉडी के अंदर में नो एनर्जी लॉस, ये आपकी सेपरेट होती है। इसमें नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज, डिफॉर्मेशन और नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बट इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पर आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडीज का शेप चेंज हो रहा है। अगर शेप चेंज हो रहा है तो शेप को चेंज करने में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस किया होगा, मतलब यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और ये आपका इस तरीके का फिनोमिना है कि यहां पर दो बॉडी जब टकराएगी तो आपका ऐसा वो शेप बदलेगी, एंड शेप बदलने के बाद वो आपका इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देगी, सेपरेट हो जाएगी। बट परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर में आपका डिफॉर्मेशन भी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बोथ बॉडीज, बॉडीज स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर। मतलब दोनों बॉडीज आपकी
एक दूसरे से चिपक करके अब आगे बढ़ेगी। मतलब ऐसे शेप तो है बदल देंगे अपना, बट आफ्टर कोलिजन ये आपके चिपक के ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान से हम थोड़ा आगे करते हैं बात, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखिए कि एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन momentum is always conserved and at all these stages it is conserved। ये हर स्टेज पे कंजर्व करता है। सेकेंड बात लिखिए। सेकेंड बात इज कि जितनी भी आपकी बॉडीज है उन सभी बॉडीज के लिए आपका जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहेगा, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहेगा। Now we are going to see the formula of this particular topic collision के अंदर में, क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन फॉर्मूलेस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके चलिए इनके अब हम देखते हैं फॉर्मूले। उन फॉर्मूले की लिस्ट के अंदर में सबसे पहला आपका फॉर्मूला रहेगा फाइनल वेलोसिटी का। सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, अब देखो इसका फॉर्मूला याद कैसे रखना है मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहला हम बात कर लिए, मान लीजिए बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी एंड आज बात करेंगे हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको बात करनी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी तो अब सुनो, वेलोसिटी के किसी भी फॉर्मूले में पहला लिख रहे हो तो यहां लिखोगे पहला, देन यहां लिखोगे आप लोग दूसरा। ठीक है सर, दूसरा लिख रहे हो तो यहां लिखोगे दूसरा और यहां लिखोगे फिर आप लोग पहला। ठीक है सर, हर एक फॉर्मूले के अंदर डिवाइड में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2 तो रहने ही वाला है। ओके, एंड देन सर चेंज क्या होगा? तो चेंज होगा बेटा, ध्यान से देख, 1 1 2 2 है, क्या बोले? 1 1 2 2 क्या है? V1 M1 M2 M2, बस यहां माइनस यहां 2 है। कितना इजी है ये? हाँ बहुत इजी है। एक काम कर, नेक्स्ट में ट्राई कर। तुम क्या लिख रहे हो? 2 लिख रहे हो तो 2 2 2 2 1 1, बस यहां माइनस और यहां 2। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1। अब बाकी चीजें सब कुछ कॉमन है क्या? डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, सब कुछ सेम। ओके सर, ये फॉर्मूले किस टाइप के कोलिजन के हैं? ये फॉर्मूले आपके हैं इलास्टिक कोलिजन के। किसके? इलास्टिक कोलिजन के। सर बेवकूफ बनाया। अरे क्यों बेवकूफ बनाया भाई? सर इनके तो आपने बताया नहीं फॉर्मूले। अरे बता रहा हूं ना, मैंने बोला कि लेक्चर खत्म हो गया, नहीं बोला ना, मतलब बताऊंगा ना, रुक जा 2 मिनट। ध्यान से देखो, चलो अगर आपको बेटा इन फॉर्मूलेस को बनाना है इन दोनों कोलिजन के लिए भी, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन इलास्टिक कोलिजन में एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। तो अपने नोट्स में लिखिए, फॉर इलास्टिक द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। फॉर inelastic the coefficient of restitution is 1 से छोटा but 0 से बड़ा। and perfectly inelastic में E will be 0। तो अगर आपसे कभी कोई ये बोले कि बताओ E की वैल्यू चेंज कहां से कहां होती है, तो E की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी रहेगी। तो दिस इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ यू सी, अगर बेटा आपको इस फॉर्मूले के अंदर
इन वैल्यूज को ऐड करना है। मतलब अगर मैं इन इलास्टिक के लिए आंसर निकालना चाहूं तो इन इलास्टिक ई के टर्म्स में ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि इलास्टिक कोलिजन का आंसर मैच करे। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया? फिर से बोलता हूं आसानी से। ई के टर्म्स में, इलास्टिक कोलिजन के टर्म्स में ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि हमारा आंसर इलास्टिक के लिए ई के बदले 1 पुट करने पे मैच करे। ओके, मतलब अगर मैं इलास्टिक का फॉर्मूला बनाऊं, इन इलास्टिक का फॉर्मूला बनाऊं, तो इलास्टिक से मैच करना चाहिए ई की वैल्यू 1 पुट करने पर। ठीक है, तो सोचो ई कहां लिखोगे? देखो ध्यान से, फर्स्ट का, सेकंड का। पहले बता बेसिक चीजें क्या है। सर 1 लिखना है तो U1, 2 लिखना है तो U2, 2 लिखना है तो U2, 1 फिर 2 लिखना है तो 1। तो 1 लिखना है तो पहले 1 बाद में 2, 2 लिखना है तो पहले 2 बाद में 1। ठीक है सर। हर जगह कॉमन क्या है? सर हर जगह कॉमन है M1 और M2 का एडिशन। हाँ ठीक है, फिर लिख दो उसको, M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। ओके सर। सर और क्या बताओगे? सर 1 है तो 1 1 1 1 2 2, 1 1 2 2, 2 है तो 2 2 1 1 1 1। ओके, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 2, यहाँ माइनस माइनस रहता ही है। ठीक है सर, इसका आंसर कैसे मैच करवाएंगे? ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं यहाँ पर ई का वैल्यू लिख दूं, ई यहाँ लिखूं और ई के बदले लिखूंगा 1, तो क्या मेरा आंसर ये आ जाएगा? हाँ सर। सर ये 2 कैसे आएगा? ये 2 कैसे आएगा? आपने यहाँ 2 लिख दिया, बट हमें तो यहाँ पर ई लिखना था। हाँ तो सोच, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या लिखूंगा तो 2 बन जाएगा। सर ई का वैल्यू तो 2 कभी होता ही नहीं है, पागल हो क्या आप? अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो मुझे यार। 2 वैल्यू कब आएगी? 2 वैल्यू आपकी आएगी जब आप यहाँ लिखोगे 1 प्लस ई, यहाँ लिखोगे आप लोग 1 प्लस ई, एम 1 2 2 1 1। अच्छा, और यहाँ क्या आएगा? ई। ओके, मतलब अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा। सोचो, इलास्टिक में ई क्या होता है? 1, मतलब कि 1 प्लस 1 2 मैच कर गया। ई के बदले 1 मतलब ये मैच कर गया। मतलब अगर मैं इन 2 फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लूँ तो फिर मैं चाहे इलास्टिक रहे, चाहे आपका परफेक्टली इनलास्टिक रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से बोलो, क्या ये फॉर्मूला आपका हो गया इन इलास्टिक के लिए? इन इलास्टिक। और अगर आपको यहाँ पर बेटा परफेक्टली, क्या बोला मैंने? परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक के लिए आंसर निकालना है तो कुछ नहीं, ई के बदले कर देना 0 पुट। क्या करोगे? ई के बदले कर दोगे 0 पुट। और अगर आप ई के बदले 0 करोगे पुट तो आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर मिलेगा, जिसमें आप लोग V1 और V2 का आंसर निकालोगे, पहले उसको पुट करके बस। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ फोकस करूंगा इस फॉर्मूले को याद रखने में, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जो जैसा कोलिजन रहेगा उस हिसाब से वैल्यू कर दूंगा पुट और आंसर निकाल दूंगा। मैं बोला ठीक है, दिमाग तुम लोग लगा रहे हो, बढ़िया बढ़िया। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ जाएं आगे। चलो देखो फिर, अभी सर क्या इतने फॉर्मूले हैं? नहीं नहीं बेटा, अभी और कुछ फॉर्मूलेज है, इनके स्पेशल केसेस वगैरह भी है। ध्यान सुन लो, क्या है सर इनके स्पेशल केसेस? इनके स्पेशल केसेस मतलब कि मान लीजिए आपका एक छोटा सा बॉडी, क्या बोल रहा हूं मैं, एक छोटा सा बॉडी बहुत बड़े बॉडी पे जाके टकरा जाए, तो बताओ क्या जो आपका बड़ा वाला बॉडी था उसका कुछ उखाड़ पाएगा ये छोटा बॉडी? छोटा बॉडी में दम ही नहीं उठता। जब छोटे बॉडी में इतना दम ही नहीं है तो वो क्या ही बिगाड़ लेगा बड़े बॉडी का? ओके, मतलब छोटा बॉल आएगा टकराएगा, बड़े वाले बॉडी का कुछ नहीं होगा, मतलब ये टकरा के पलटी मार जाएगा। यस, पकड़ लिया तुम लोगों ने। तो अब देखो, अगर आपका बहुत ही बड़ा बॉडी रहेगा तो टकराएगा वापस निकल जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर उन सभी केसेस के लिए बना लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला केस लिखिए आप लोग अपने इस नोट्स के अंदर में, स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि परफेक्टली, क्या बोला मैंने? परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन।
पहले ये करवा दूँ, फिर करवाता हूँ मैं बड़ी बॉडी, छोटी बॉडी, ठीक है? इसके लिए आंसर क्या आएगा? देखो, क्या दोनों बॉडी चिपक के जाती है? अगर चिपक के जाएगी तो क्या V1, V2 दोनों सेम-सेम हो जाएँगे? अगर दोनों सेम-सेम हो जाएँगे, तो V का आंसर आपको मिलेगा M1V1 सॉरी M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड में M1 प्लस में M2। बहुत सिंपल। नेक्स्ट आपका इलास्टिक कोलिजन विथ सेकंड बॉडी एट रेस्ट। अगर स्पेशल केस इलास्टिक कोलिजन, क्या कोलिजन है आपका? इलास्टिक कोलिजन है। बट ये सब आप याद नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको याद रहना चाहिए, ये सब स्पेशल केसेस, मतलब ये सब स्पेशल फ़ॉर्मूला जिसमें हमने ये स्पेशल चीज़ समझा कि 1 प्लस ई कैसे आएगा। बाकी ये स्पेशल केस आप लोग एग्ज़ाम में ऑन टाइम बैठ के भी लगा लोगे, आपका आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है? तो बस मैं बस ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ लिखने के लिए। लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या आएगा? अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है विथ विथ सेकंड बॉडी एट रेस्ट। क्या बोला बेटा? सेकंड बॉडी रेस्ट पे है। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे, क्या ये 0 रहेगा? क्या ये 0 रहेगा? तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका आएगा ही नहीं। तो V1 में ये आंसर और V2 में ये आंसर रहेगा सिर्फ। अरे ये तो बहुत ईज़ी है सर। हाँ, तो सही है ना तो? तो आप लोग दोनों का फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिख लो। बस क्या नोट्स बन जाएगी, बट अल्टीमेटली याद क्या रखना है? याद तो यही रखना है। कितने बार बोलोगे सर याद ये रखना है? मैं जितने बार बोल सकूँगा उतने बार बोलूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फ़ॉर्मूला ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना कर डाला, लाइव झिंगा डाला। ठीक है सर, चलो ठीक है। सर तो ऐसे ही और कुछ केसेस है क्या? हाँ, ऐसे ही और केसेस क्या है? मान लीजिए आपका एक छुटका-सा बॉडी एक बहुत भरका बॉडी में टकरा रहा है। अगर ये टकरा रहा है तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये बेटा रेस्ट पे है तो ई आएगा, ई वापस जाएगा। सिंपल। सर कितने से जाएगा? ये जाएगा बेटा डबल ऑफ द वेलोसिटी। जितने से आया डबल से वापस, ठगाक से वापस चले जाएगा। ओके, मतलब कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं इसको। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर। तो ऐसे आपके जितने भी केसेस रहेंगे उन सभी पे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। उन सभी केसेस को अच्छे से नोट्स बना लेना। बट ये सारे स्पेशल केसेस फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बट फ़ॉर्मूले याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको समझ लो कि कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको क्वेश्चन में एक-एक करके दिखाऊँगा कि देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन को शुरू करूँगा इसी फ़ॉर्मूले से बस। ठीक है? ठीक है सर। बस अगर आपका बेटा एक छोटा-सा बॉल एक रिजिड ऑब्जेक्ट को करेगा हिट, तो आपका वहाँ पर स्पेशल फ़ॉर्मूला आएगा। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ वो इनइलास्टिक के लिए। किसके लिए? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में मान लीजिए एक बॉल हिट कर रहा है एक वॉल को। बॉल इज़ हिटिंग अ वॉल। क्या होगा बता? क्या वॉल आपका रेस्ट पे है? हाँ सर, रेस्ट पे है। तो क्या U2 आपका 0 रहेगा? हाँ सर। क्या ये रहेगा बेटा आपका U1? अब क्या कोलिज़न आपका इनइलास्टिक है? मतलब क्या E का फ़ॉर्मूला बनेगा V2 माइनस V1 माइनस में U1 माइनस में U2। ये तो 0 ही है। हाँ, क्या कोलिज़न के बाद E भैया मूव करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब ये भी बाद में भी 0 ही है। मतलब E इज़ इक्वल टू माइनस V1 बाय U1। बता क्या हो जाएगा? माइनस V1 इक्वल्स टू ये हो गया आपका E इंटू U1, यहाँ भेज दिया तो मतलब ये हो गया आपका माइनस। क्या मतलब है? जितना भी आपका फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो E टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इसको याद रख लो। इसको याद रख लो। क्या है ये बात? कहानी लिखो, कहानी। क्या है कहानी? कि अगर अगर छोटी-सी बॉडी बहुत बड़ी बॉडी पे टकराएगी और वो अगर रेस्ट पे है, तो जो भी हमारा V1 रहेगा वो E टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। सोचो अगर यही कोलिजन आपका इलास्टिक है तो V1 इक्वल्स टू U1 जितने से आया उतने से गया। सिंपल सी बात। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटा दोनों बॉडीज़ का मास सेम-सेम है तो दोनों बॉडी आएगी, टकराएगी और अपनी वेलोसिटीज़ अदला-बदली करके आगे बढ़ जाएगी। ये सब स्पेशल केसेस है, बट हमारे लिए कोई ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं है क्योंकि हम याद करेंगे इस फ़ॉर्मूले को। और याद रखना कैसे है? सर ने बता दिया 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 और ई कहाँ लगाना है? ई लगाना है ऐसी जगह जहाँ पर पुट करने पे हमें आंसर मिल जाए इलास्टिक वाला। वाह सर! ठीक है। मतलब इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता इन फ़ॉर्मूलेज़ को याद रखने का। सर आपने ये फ़ॉर्मूला कहाँ से बनाया? अरे कहाँ से बनाया मतलब क्या?
मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया और फिर भैया मैं हूँ इंजीनियर, मैं हूँ इंजीनियर। अपने को भाई साहब पूरे इंजीनियरिंग में एक चीज़ अच्छे से सिखाया, वो है कॉपी पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट? कैसा कॉपी पेस्ट? भाई साहब अपन देखते रहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स, किसका अच्छा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, अच्छा इस सर का ये अच्छा है, इन सर का ये अच्छा है। अपने को भाई साहब जिसका जो लगता अच्छा अपन मार देते कॉपी पेस्ट। तो अपने को ये भी कहीं से मिल गया, अपन ने मार दिया कॉपी पेस्ट। ट्रिक हमको अच्छी लगी, मैंने मार दिया कॉपी पेस्ट। तो मैं पहले बोलता हूँ भाई, अपन तो भाई से इस चीज़ को खुला बोलते हैं कि कोई भी नया फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, हर कोई फिजिक्स को बस अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। मैं बस मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है अपन उठा लेते, अपन दे देते बस। तो अपन ज़्यादा लोड लेते नहीं इन सब चीज़ों का कि किसका यूनिक, किसका नहीं यूनिक। अरे भाड़ में जाए यूनिक भाई, क्या करना है? अच्छे से एक्सप्लेन करो बस। क्योंकि नया फिजिक्स कौन बना रहा है? सब वही घिसा-पिटा पुराना फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बस। तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि अच्छे से एक्सप्लेन करो बस। चलिए ठीक है सर। ये हो गया आपका बेटा वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला जितने भी केस रहेंगे वहाँ बन जाएँगे। देन नेक्स्ट विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब वही 3 अलग-अलग चीज़ें। सबसे पहला क्या रहेगा बेटा? सबसे पहला आपका रहेगा इलास्टिक कोलिजन। बट इलास्टिक के अंदर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है? 0। ओके सर, क्योंकि आपका एनर्जी कंज़र्व करता है, शेप तो डिफ़ॉर्म होता ही नहीं। हाँ जी सर। बता इन इलास्टिक में क्या होगा? सर इन इलास्टिक में ना ई आंसर आता है, मतलब कि स्मॉल ई को मुझे लाना पड़ेगा। अरे यार! तुम तो सोच रहे हो अब तो। तो सोचो सर ई कहाँ लाऊँगा? तो तू पहले फ़ॉर्मूला सुन ले। फ़ॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ m1 m2 m1 प्लस में m2। क्या बोला मैंने? m1 m2 m1 प्लस में m2। ये हो गया आपका फ़ॉर्मूला। इंटू में सर फ़ॉर्मूला तो होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सर यहाँ v कहाँ है? अरे v नहीं है तो ला लो v। v हो गया आपका वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का स्क्वायर। ये हो गया आपका हाफ केजी नीचे केजी, 1 केजी कैंसल, मतलब कि मास वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। ओहो! हाफ mv स्क्वायर मतलब मैच कर गया। यस, तो आपको डायमेंशनली भी याद रखना है और समझना है कि ये कैसे आंसर आता है। तो हाफ ऑफ m1 m2 m1 प्लस में m2 इंटू में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। किसमें? इन इलास्टिक में। सर आप ना कतई बेवकूफ हो। अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे इलास्टिक के अंदर स्मॉल ई को लाना पड़ेगा। अरे यार! स्मॉल ई लेके आऊँ मैं? कहाँ लाऊँ स्मॉल ई? कहाँ लाऊँ स्मॉल ई? स्मॉल ई ऐसे जगह लिखना पड़ेगा कि अगर मैं इलास्टिक की बात करूँ, तो फिर मेरा आंसर 0 होना चाहिए और इलास्टिक में ई का आंसर होता है 1 और यहाँ पर होता है ई। अगर हम बात करेंगे परफेक्टली की तो ई होता है 0। तो कुछ ऐसा करो जुगाड़ कि परफेक्टली के लिए ये इलास्टिक के लिए 0 आए और इसके लिए ई का आंसर 0 है, तो सिंपल सा रहे आंसर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1 माइनस ई। लिख दिया मैंने 1 माइनस ई और ई नहीं ई का स्क्वायर। 1 माइनस ई का स्क्वायर, 1 माइनस ई का स्क्वायर। नाउ 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0। मिल गया ये आंसर, मिल गया ये आंसर। और अगर तुमने ई के बदले 0 पुट किया, तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर आपका हाफ ऑफ m1 m2 m1 प्लस में m2 इंटू में u a का स्क्वायर इंटू में 1, मतलब कि सिंपल ये आंसर। अरे वाह सर वाह! भौकाली आदमी हो बिल्कुल आप। यहाँ पर मतलब आपने जुगाड़ ऐसा कर दिया कि एक फ़ॉर्मूला याद रखूँगा, तो बाकी दोनों अपने आप ही याद हो जाएँगे। हाँ, तो इसको याद रख ले बस। काइनेटिक एनर्जी के लॉस का फ़ॉर्मूला सिर्फ़ इस पे रख लो याद, काम हो जाएगा खत्म। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अब चाहे आप कोई भी फ़ॉर्मूला बोलो, आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आपके इतने फ़ॉर्मूले और इतने कॉन्सेप्ट से कोलिज़न का हर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। भरोसा नहीं है? पक्का भरोसा नहीं है? एक काम कर तू इसको लिख, मैं पानी पी लेता हूँ और फिर करते हैं क्वेश्चन।
दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होते हैं। देखो, लिख लिया आप लोगों ने? ये ले क्वेश्चन देख, देखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले क्लीन कर दूँ मैं एक बार? लिख लिया होगा बेटा? चलिए क्वेश्चन पढ़ तब तक के लिए क्वेश्चन पढ़िए, फिर करते हैं आगे। बड़ा क्वेश्चन क्या है? अ बॉल एट रेस्ट फॉल्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ओके, एक बॉल है, एक बॉल है, यहां से गिरता है, कहां से, कितनी हाइट है इसकी? एच, एच मान ले, ऐसे एच मान ले, हाँ एच मान लिया मैंने 5 मीटर। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, अगर यहाँ पर इन दोनों के टकराने का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है आपका 0.5, ठीक है, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड, मतलब जब ये यहाँ पे टकराएगा तो टकराने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, आपसे ये स्मॉल एच मान लो पूछा गया है। एक काम करता हूं बेटा, मैं जो आपका ये है ना 5H0.5, इसके बदले आपको मैं डायरेक्ट सिखा देता हूं इसका एक कॉन्सेप्ट सीधा। लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट? अबे तुम पूरे के पूरे बावड़े हो एक नंबर के। सर बावड़ा बोल रहे हो? अबे एक चीज सोचो, क्या ये आपका ग्राउंड है? हाँ सर ग्राउंड है। क्या सर ये रेस्ट पे रहेगा? हाँ सर रेस्ट पे रहेगा। क्या ये एक बॉल है? हाँ सर एक बॉल है। तो क्या ये बॉल इस ग्राउंड को कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर ये बॉल इस ग्राउंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो क्या मैंने आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया कि पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी माइनस ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी? ओ, कॉन्सेप्ट के नाम पे धोखा, जो बताया वही बता दिया फिर से। अबे कॉन्सेप्ट है कैसा, ध्यान से देखो। जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो क्या इसकी यहाँ वेलोसिटी कुछ न कुछ वी रहेगी? हाँ सर, वी रहेगी। क्या ये वी वेलोसिटी गिरने के समय की है? मतलब हाँ सर। मतलब क्या ये बेटा आपकी अप्रोचिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ। क्या टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा? क्या ऊपर जाते वक़्त इसकी वेलोसिटी फाइनल रहेगी v1? हाँ सर। सर ऊपर से नीचे गिरने की वेलोसिटी को हम गिनते हैं रूट के अंदर 2gh से। वाह! वाह! और v1 फाइनल वेलोसिटी के लिए कितना ऊपर तक गया है, अगर ये निकालना है तो ये भी हमें मिलता है 2gh से। वाह 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 वाह! मतलब ये कितना ऊपर जाएगा उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2gh इक्वल्स टू ई का स्क्वायर 2gh, 2g कैंसिल, h इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू h। ये क्या है? ड्रॉपिंग हाइट। ये क्या है? ड्रॉपिंग हाइट। ये क्या है? रीबाउंड हाइट। रीबाउंड हाइट हो गया। अब एक काम कर, इस क्वेश्चन में ना आंसर फेंक के मार दो, पता क्या आएगा? h इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर इंटू h इज 5। क्या आएगा बताइए? 0.25 इंटू 5, 25 पचे 125, पॉइंट 2 के बाद ये लो मीटर फेंक के मारा आंसर 1.25, ऑप्शन नंबर सी। कोई गड़बड़ी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, होनी ही नहीं चाहिए। टेम दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इससे इजी क्या ही पढ़ाऊंगा तुमको मैं, और करें? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इतना मजा आता है ना मुझे ये सब क्वेश्चन करवाने में, कि मतलब जिस क्वेश्चन में भाई साहब एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहे ना, तो वो क्वेश्चन करवाने में फील आता है। और फिर देखो, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के अंदर, आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन है बोलो? अ 2 kg metal ball moves with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड
सफर्स अ हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। मतलब एक बॉल मूव कर रहा है 2 kg वाला, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, स्पीड सफर्स अ हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉल, दूसरे बॉल से, ये रेस्ट पे है और इसका मास है 3 kg। मास इसका है क्या है? 3 kg। इफ आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल मूव्स टुगेदर, ओहो, दोनों बॉल चिपक के इनकी जोड़ी बन गई। अगर चिपक के ये दोनों बॉल चल रहे हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अरे है इतना सिंपल क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 प्लस में m2 इंटू में यू अप्रोच का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर। अरे सर, ई चिपक के जा रहा है मतलब ई हो जाएगा 0, मतलब यहां पर सिर्फ बचेगा इतना ही फॉर्मूला। सर कितना सिंपल है, 1/2, 2 और 3, 2 इंटू 3 और 2 और 3 5 इंटू में यू अप्रोच इस, ये 10 है और ये 0 10 का स्क्वायर, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। 10 इंटू 10, 2 से 2, 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20, 20 60, 60 जूल। इतना होगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी, आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। खुद से करो सॉल्व, खुद से करो भाई, खुद से करो, इसे क्लीन करता हूं मैं, खुद से करो। इतना मजेदार लग रहा है, मजा आ रहा है। कोलिजन बन गया हवा, कोलिजन को बना दिया हमने हवा। पहले था कोलिजन हवा, अब बना दिया हमने इसको हवा। मतलब इससे इजी क्या रहेगा? हम मतलब क्वेश्चन पढ़ के गप से आंसर बोल दे रहे हैं फटाक से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। अ बॉल, अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m moving with a velocity v makes 7 elastic collisions per second। 7 बार टकराता है 1 सेकेंड में। with a wall of a container in which it is enclosed, the change in its momentum। ध्यान से देख, क्या बेटा, मान लो यहां से आपका एक गैस मॉलिक्यूल शुरू किया, इसकी वेलोसिटी थी आपकी v, टकराएगा और वापस जाएगा। तो भाई साहब अगर वो टकराता है इलास्टिक, तो भाई साहब v जितना रहेगा उतना ही यहाँ भी v का u मान लो, इनिशियल है तो, और यहाँ v मान लो, बट v और u दोनों सेम ही रहते हैं, सिर्फ ये इधर है तो पॉजिटिव और ये यहाँ है तो निगेटिव। ओहो हो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, m इंटू यू, ई वाला पॉजिटिव, ई वाला निगेटिव। अब चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज mu, इनिशियल इज सॉरी फाइनल इज माइनस mu एंड इनिशियल इज माइनस ऑफ mu। क्या हो गया? माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ mu। अरे हाँ ना बोलो, क्या ये आंसर आपका एक कोलिजन के लिए है? फॉर 1 कोलिजन। ऐसे कितने हो रहे हैं? 7, 2 इंटू 7, 14 m इंटू यू। हट साला, धुआं धुआं कर दिया क्वेश्चन को। m इंटू यू बोलो या फिर m इंटू वी बोलो, आपको वी दिया है वी बोल लो। सर आप इतने इजीली कैसे कर लेते हो? मैं याद करके आता हूँ क्वेश्चन। पागल हो क्या? कैसे कर लेते हो मतलब? ये चीज भाई साहब ये तो सिखाया आपको पहले टॉपिक के अंदर। आज यही सिखाया ना सबसे पहला टॉपिक कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। क्या है चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू वी, फाइनल माइनस इनिशियल। बस एक इधर, मतलब कि डायरेक्शनल इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें खास? सॉरी, आप ना याद करके आते होंगे क्वेश्चन। अबे याद करके नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन है। एक काम कर, अगर तुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो इस होमवर्क को ट्राई करना। क्या क्वेश्चन? अ वॉल इज हिट इलास्टिकली एंड नॉर्मली बाय n बॉल्स पर सेकेंड। ठीक है, n बॉल्स, ऑल द बॉल्स हैव द सेम मास m एंड आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी u। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल्स इज, फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड, उसने बोला है पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब कितने बॉल है? अब बॉल इज हिट इलास्टिकली एंड नॉर्मली बाय n बॉल्स, तो कितने बॉल्स है? n नंबर ऑफ बॉल्स है,
फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए, आपका आंसर चुटकियों में स्वाहा। नहीं कर पाओगे ना? आपसे हो भी नहीं पाएगा मेरे को लगता। आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू सॉल्व एंड बताइए कमेंट में क्वेश्चन होमवर्क नंबर जो 4 है आपका, अब 4 है या 2 है पता नहीं, पर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मुझे बताइए कमेंट के अंदर में आपका आंसर। एंड अगर बेटा हो सके तो बताइए कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया? सॉल्व कैसे किया? ये बताइए, ताकि मैं देखूँ कि क्या आपने सही तरीके से सोचा या नहीं सोचा। करोगे सॉल्व? ठीक है, चलिए फिर। तो अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। भाई अगर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूँगा, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? क्योंकि सारे पीवाईक्यूज़ मैं ले लूँगा, तो आपका काम क्या है? एग्ज़ाम तो आपका है ना, एग्ज़ाम मेरा थोड़ी है। चलो क्वेश्चन देखो। A moving body with mass m1 strikes a stationary mass m2. What should be the ratio m1 is to m2 so as to decrease the velocity of first by 1.5 times the velocity after collision? ओके, आपसे दो बॉडी बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये? हाँ, दो बॉडी बोला हुआ है, एक बॉडी है आपका m1, दूसरी बॉडी है आपकी m2 एंड ये आपका रेस्ट पे है। ठीक है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेशियो m1 इज टू m2? m1 डिवाइड बाय m2 आपको निकालने बोला गया है, सो एज टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाय 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। मतलब सो एज टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है कितने टाइम से? 1.5 टाइम्स दी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये सेंटेंस, सो एज टू डिक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है 1.5 टाइम्स दी वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन। मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है आफ्टर दी कोलिजन। मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी मान लीजिए पहले बेटा u1 थी, ठीक है, एंड फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी बेटा? टकरा के वापस आएगा। मान लीजिए ये v1 हो गया, ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कितनी हुई है? 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। मतलब u1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ v1। ये बनाया केस ना, इतने से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। हाँ, ऐसे बनना चाहिए केस कि u1 से आ रहा था, टकराया, टकराने के कारण उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम हुआ, और कितना कम हुआ? तो 1.5 टाइम्स v1 कम हुआ। ओके, क्या निकालने बोला है? रेशियो निकालने बोला है। अब कैसे करेंगे रेशियो? क्या निकालें यहाँ पर? क्या हमें पता है? हमें पता क्या है? हमें v का फ़ॉर्मूला पता होता है v1 और v2 का। हाँ सर, ये हमें पता होता है। क्या बेटा v2 आपका रेस्ट पे ही है? हाँ, ये तो रेस्ट पे ही है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या? सिर्फ v1। अब क्या होता है v1? मान लो ये v1 है आपका m1 प्लस में, अच्छा लिखते कैसे हैं? 1 है तो 1 और 2 है तो 2। सब में बेटा कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2, और क्या है बेटा? और है आपका यहाँ पर 1 1 2 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अब यहाँ पर सेकंड बॉडी आपकी रेस्ट पे ही थी, तो 0 हो जाएगा। पता क्या आंसर आएगा? v1 इक्वल्स टू m1, m1 इज m1 माइनस m2 इज m2 अपॉन में m1 इज m1 प्लस में m2 इज m2 एंड u1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ v1। v1 से v1 कैंसल, 1.5 इज 3/2, तो 1.5 इज 3/2, 2 के ऊपर 3 आया नीचे, तो 2/3 इक्वल्स टू m1 माइनस में m2 एंड m1 प्लस में m2। क्रॉस किया, मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 2 इंटू m1 प्लस में m2 एंड 3 इंटू m1 माइनस में m2। 3 अंदर 2 अंदर, आप कर लो, और 1 1 करो एक तरफ, 2 2 करो एक तरफ। पता क्या आंसर आएगा? 2m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू 3m1 माइनस 3m2। पता 1 लाया इस साइड, 2 गया उस साइड, तो 3m2 प्लस 2m2, ये पहले से है, इधर आ गया, प्लस हो गया,
इक्वल टू 3m1 माइनस में 2m2, 2m1 सॉरी 2m1, 3 प्लस 2 5m2 और 3 माइनस 2 1m1, मतलब कि m1 बाय m2 इज 5:1। ये ऑप्शन है? हाँ, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। भाई मैं डर गया था इस क्वेश्चन के अंदर में। मुझे लगा ना कि इसका आंसर ही नहीं आएगा। मुझे इसका इसका आंसर आने वाला है ही नहीं। अब मैं कुछ भी घपला करने वाला हूँ और मेरा होने वाला है भाई साहब इन सब के सामने बेइज़्ज़ती। बेइज़्ज़ती बेइज़्ज़ती हमको भैया महसूस ही नहीं होती, हम झाड़ देते हैं, हम महसूस ही नहीं करते। गलत हो गया था, मैं बोल देता कि बेटा कोई बात नहीं, देखो एक बार क्या क्वेश्चन सही है, क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ है। बस कुछ फालतू की एक्टिंग करता, आंसर निकाल लेता। मज़ाक कर रहा हूँ भाई, ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बस मैंने कि यहाँ पे फ़ॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश किया और मेरा जो आंसर आ रहा था उसको मैंने आंसर लेकर के आया। ठीक है? चलिए देख लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी बस, अदरवाइज़ हमने प्रोसीजर, मैथमेटिक्स सब कुछ सही लगाया हुआ है, तो हमारा आंसर भी सही ही आना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन रीड करो। हाँ, रीड द क्वेश्चन। पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। चलो, देखो क्या है क्वेश्चन? A particle of mass m moving eastward with a velocity v collides with another particle of the mass same mass. ओके, क्या है आपका मूविंग नॉर्थवर्ड? मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देख क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये आपका मूव कर रहा है किस साइड पे? ईस्टवर्ड्स। ओके, ईस्टवर्ड्स। देन विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी इसका v है, मास m1 है। ओके, विथ कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग नॉर्थवर्ड विद द सेम स्पीड। मतलब एक और पार्टिकल है जो नॉर्थ साइड पे चल रहा है, सेम वेलोसिटी v के साथ, सेम मास m के साथ। ये आए दोनों भैया यहाँ पे टकराए। ठीक है, टकरा गए। आगे टू पार्टिकल्स कोलेसेंस ऑन कोलिजन, मतलब कि यह है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। ठीक है, द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m, ऑब्वियसली m प्लस m बन जाएगा 2m, 2m विल मूव इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी। ये अब आपका ना इधर ना इधर, दे विल मूव इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी कितनी है आपसे ये पूछा गया है ना? चलो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो तो आपको मैंने बताया था कोलिजन के वक्त कि कोलिजन के अंदर में टाइप कैसा भी रहे, कोई भी रहे, एक चीज हमेशा आपकी मैच होगी और वो क्या रहेगी? वो रहेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपका मोमेंटम कोलिजन के वक्त, कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद में हर जगह मैच करेगा, हर जगह कंजर्व रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो चलो फिर एक काम करो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं उस हिसाब से। करें स्टार्ट? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से बताओ मुझे, क्या ये डायरेक्शन बेटा आपकी प्लस आई मान ली जाए और क्या ये प्लस जे मान ली जाए? तो बताइए आपका इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? बताओ, द इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है आपका इनिशियल, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम विल बी m इंटू वी आई प्लस में m इंटू वी जे, यही रहेगा। ये मोमेंटम हो गया। हाँ ठीक चल रहा है। नाउ अगर ये मोमेंटम आपका है तो क्या बेटा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम विल बी रूट के अंदर एम वी का स्क्वायर प्लस में एम वी का होल स्क्वायर। हाँ सर, एंड ये अगर ऐसा आ गया तो क्या ये बन जाएगा 2m इंटू वी का होल स्क्वायर, मतलब कि रूट 2 इंटू में m इंटू वी। हाँ, और अगर सर आप ये बोल रहे हो कि इनका मोमेंटम
कंजर्व्ड रहेगा तो इनका सॉरी बेटा, ये माइक का बैटरी खत्म हो गया था तो आपका वॉइस थोड़ा सा बीच के पोर्शन में कट गया था, बट कोई नहीं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज a sphere of mass m moving with velocity 3u collides heads on with identical sphere at rest। मतलब एक आपका क्या है, स्पीयर है जिसका मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी 3u, कोलाइड्स हेड्स ऑन विथ अनदर आइडेंटिकल स्पीयर एट रेस्ट। तो एक मास m, वेलोसिटी 3u, ये टकराया दूसरे मास m से जो कि आपका रेस्ट पे था। ठीक है, if coefficient of restitution is e, okay, then what will be the ratio of velocity of the second sphere to that of the first sphere? मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का क्या रहेगा, आपको ये निकालना है। सेकंड स्पीयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट स्पीयर। चलिए कोई नहीं, हमें तो भाई साहब फॉर्मूला पता ही है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है v2 का, v2 लिखना है तो यहां लिखेंगे पहले 2, फिर यहां लिखेंगे हम लोग 1। देन v1 है तो हम यहां लिखेंगे पहले u1 और फिर हम यहां लिखेंगे आपका u2। पर बोलो बेटा, क्या सेकंड आपका मास u2 रेस्ट पे था, जीरो पे है? अगर रेस्ट पे है तो क्या इस टर्म की जरूरत है? नहीं है। क्या इस टर्म की जरूरत है? नहीं है। ओके, ये तो बड़ा इजी हो गया। सर आपने हमको सिखाया हुआ है हर एक फॉर्मूले के अंदर डिवाइड में m1 प्लस में m2 तो रहता ही है, m1 प्लस में m2 तो रहता ही है। एंड आपने सिखाया है 2 2 1 1, मतलब यहां आएगा आपका m1 और यहां रहेगा 1 प्लस ई। वाओ, तुम तो स्मार्ट हो गए हो। यहाँ क्या आएगा बताइए? यहाँ 1 1 2 2, मतलब 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे ई का फॉर्मूला मल्टीप्लाई। नाउ टेल मी, क्या u1 और u1 आपका सेम सेम ही है? और 1 प्लस m1 इज m1 प्लस 2, m1 प्लस m2 कैंसल, ये हो गया आपका 1 प्लस ई, यहाँ हो गया m और ये हो गया आपका u1 इज 3u। डिवाइड में m यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि मास सेम ही है, 1 माइनस ई इंटू में वेलोसिटी इज 3u, 3u कैंसल, m से m कैंसल, 1 प्लस ई 1 माइनस ई। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। प्लस ऊपर माइनस नीचे। कोई दिक्कत है? बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व आप लोग। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपके कोलिजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर बार सिलेबस के अंदर में, हर बार एग्जाम के अंदर में आते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे कुछ खास टफ है नहीं, इन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से देखो, आराम से समझो एंड सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अब नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट विल बी वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए तो इसे क्लीन करते हैं एंड हम करते हैं आपका अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है वर्क एनर्जी पावर का। देखो वर्क एनर्जी पावर क्या है, ध्यान समझो।
एक चीज़ बताओ बेटा, अगर आप ये समझो पहले कि हम जो भी सर वर्क डन करते हैं, ये वर्क डन हम कैसे कर पाते हैं? ये वर्क डन हम कर पाते हैं अगर हमारे पास एनर्जी रहेगी। मतलब आपने खाना खा के जो भी एनर्जी अपने अंदर डेवलप किया, उसी एनर्जी को आपने यूटिलाइज़ किया कुछ न कुछ काम करने में। हाँ सर। तो क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी आप वर्क डन करते हो, ये वर्क डन आपका किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होता है। और या फिर ये बोलो कि जितनी भी आपके पास एनर्जी है, उसी एनर्जी को आप यूज़ करके वर्क डन करते हो परफ़ॉर्म। हाँ सर। मतलब एनर्जी और वर्क डन ये दोनों आपके एक साथ हम समझ सकते हैं, अगर हमें बस ये समझ में आ जाए कि एनर्जी आपका बस एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में चेंज होगा। एक तो वर्क डन रहेगा, एनर्जी रहेगा, वर्क डन बनेगा। मीन्स वर्क डन अगर आप देखो जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान समझना, ये जो भी आपका वर्क डन है, ये वर्क डन आपका किसी न किसी फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होगा। अब कैसी एनर्जी में चेंज हो सकता है? तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है मे बी हाइट को बढ़ाने में या घटाने में काम में आया, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। वेलोसिटी वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने में काम में आया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो ये वर्क डन असलियत में आप पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में या फिर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज़ करते हो। हाँ सर। और ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का प्लस होता है आपका टोटल एनर्जी। हाँ सर, हमें यही पता है। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हाइट बढ़ाई गई है सिर्फ, तो क्या वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है? हो। अगर सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाई गई है, तो क्या आपका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? हाँ सर। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हाइट भी बढ़ाई जाए, वेलोसिटी भी चेंज की जाए, तो क्या आपका पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। तो अब यहाँ ध्यान से समझो कि जो भी आपका वर्क डन रहेगा, वो 2 अलग-अलग फॉर्म में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं एक-एक करके एंड लेट्स ट्राई टू सिम्प्लीफाई दिस क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द आंसर। ये देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, हम इसको आराम से कर लेंगे। बस जो जिससे होगा रिलेट उससे करना है आपको सही तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज और रिलेट। A bullet of mass m hits a target of mass capital M hung to a string and after collision it gets embedded in it. Okay, क्या है? आपका ऐसे रस्सी से एक मास कैपिटल एम ऐसे बंधा हुआ है और एक बुलेट हमने फायर किया। अब ये बुलेट था, इसको फायर किया। ये बुलेट आपका आफ्टर कोलिजन इसके अंदर में घुस गया। मतलब अब आपका फाइनल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम दोनों से बना हुआ है। ठीक है? इफ द ब्लॉक विथ एम्बेडेड बुलेट स्विंग्स एंड राइज टू अ हाइट एच, ये आपका ये स्विंग करता है और ये वर्टिकल से एच हाइट तक ऊपर आ जाता है। ओके, पता बेटा ऊपर आया मतलब क्या आया होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ से ये आगे बढ़ा है मतलब 100% इसको कुछ न कुछ वेलोसिटी मिली ही होगी। अरे हाँ ना बोलो। अगर वेलोसिटी मिली है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। अब देखो हाइट एच तक वो राइज किया। If it's with respect to its initial position as a result of this inelastic collision, क्या बेटा ये दोनों आपके टुगेदर मास है, चिपक के जा रहे हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन कैसा है? ये है इन इलास्टिक कोलिजन का परफेक्टली टाइप, मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इसके अंदर में ई का आंसर होता है 0। ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर कोलिजन, हे भगवान, मतलब आफ्टर कोलिजन नहीं पूछा है, पूछा है इससे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और करते हैं सिंप्लीफाई। बताइए क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी? तो सर सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये h का आंसर क्या आया है वो निकाल लेते हैं। हाँ, तो निकाल लो। बताओ क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर बनेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ
हाफ आपका m इंटू जी इंटू एच। नाउ हाफ के बदले हाफ, मास इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी इज v का स्क्वायर एंड m प्लस कैपिटल M इंटू में g इंटू एच। m से m कैंसल, तो v मिल गया यहाँ से रूट के अंदर में 2gh। ठीक है, नाउ हमें पता है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हमें लिखना है फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट का फाइनल वेलोसिटी 1 में 1 और 2 में 2। सही है सर। सर मेरा तो पहले कोलिजन के पहले बड़ा वाला मास रेस्ट पे था, ओके, तो ये कर दो 0। सर आपने हमको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ होता है m1 प्लस में m2 और 1 1 2 2 2 2 और यहाँ पर आपका ई रहता है। सर आपने बोला बुलेट फंसी हुई है, मतलब एम्बेडेड, स्टिक टुगेदर मतलब कि ई का आंसर हो जाएगा 0। मतलब क्या बच गया, v इज रूट के अंदर 2gh, ये हो गया m, ये हो गया आपका m प्लस कैपिटल M। मैं बोल रहा हूँ वाह बेटा तुम तो एकदम स्मार्ट हो चुके हो, अब जितने भी क्वेश्चन है तुम एकदम धुआं कर दे रहे हो। तो u इक्वल टू m पर ये नीचे, तो ये हो गया आपका स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू में रूट के अंदर में 2gh। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ जाएंगे आगे फिर फटाक से। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A body of mass m moves along a straight line and the variation of kinetic energy with time is as shown in the figure। डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरीके से, यहां दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और यहां दिया है टाइम। आगे पढ़ो। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, आपको ग्राफ दिया है काइनेटिक एनर्जी का इस तरीके से, उसने बोला है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैसा रहेगा। ठीक है सर देख लेते हैं। बेटा ध्यान से बताओ, क्या जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, क्या वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है? हाँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, मास चेंज होगा नहीं, टू तो कांस्टेंट ही है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो 100% आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। हाँ सर। अब बताओ मुझे बेसिक के हिसाब से कि वेलोसिटी में चेंज कौन ला सकता है? बताओ, वेलोसिटी में चेंज कौन ला सकता है? सर वेलोसिटी में चेंज तो एक्सेलरेशन ला सकता है। मैं बोला वेरी गुड, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर a इक्वल टू 0 नहीं है मतलब फोर्स तो लग रहा होगा, एंड फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि फोर्स इज आल्सो नॉट 0। मतलब कॉन्स्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं, फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये उसका स्क्वायर में है तो पैराबोलिक बन जाएगा, वो कुछ अलग ही बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं, इनवर्सली भी नहीं रहने वाला वो। तो कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 0, आपका जो फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट हो भी सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट 100% इट विल बी ग्रेटर देन 0। 0 तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं तब तक इसको मिटाता हूँ, आप करिए इस क्वेश्चन को ट्राई सॉल्व करने का। कुछ खास नहीं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल तरह से सॉल्व हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, वी कैन डू इजीली। चलो क्या क्वेश्चन, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास क्या दिया है बेटा 5 kg, इन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 10 सेकेंड। मतलब जीरो से रेस्ट से कितनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी 20 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। टाइम कितना लगा, टाइम इज 10 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, क्या मास दिया है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है, वर्क डन। बताओ क्या होता है वर्क डन, वर्क डन इज वर्क डन इज वर्क डन इज एक्चुअली वर्क डन इज एक्चुअली योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा होगा। हाँ, मतलब आपका चेंज कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी को। योर वर्क डन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लूँ मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर
हाफ ऑफ एम वी आई का स्क्वायर, इनिशियल जीरो ही है, खत्म हो गया। नाउ निकाल दो बस फाइनल का आंसर, हाफ ऑफ एम इंटू, बेटा वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट, अच्छा वी तो एक पता ही है, अभी तो पता ही है, फाइनल वेलोसिटी 20 है ना, तो बता एम क्या है 5 और वी क्या है 20 का स्क्वायर, क्या हो गया ये 5/2 इंटू में 20 इंटू में 20, ये कट गया, यहाँ हो गया 10, ये हो गया आपका 200, 200 पचे 1000, 200 पचे 1000, मतलब कि वर्क डन इज 1000 जूल, 10 का पावर 3 जूल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसे करो सॉल्व, बता क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट, ठीक है रेस्ट पे है, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स f फॉर टाइम t, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है आपका, एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स फॉर टाइम t, फोर्स f है, टाइम t है, द काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t इज गिवन बाय, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हमें अगर काइनेटिक एनर्जी को निकालने का है एफ के टर्म्स में, कैसे करेंगे, हम्म, हम यहाँ कर सकते हैं ऊपर भी मास नीचे भी मास, हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ ऑफ एम इंटू एम, एम का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बन जाएगा पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में एम, पी स्क्वायर अपॉन में एम, नाउ पी इज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर मैं ऐसे निकालूं मोमेंटम का आंसर तो मिलेगा मुझे एफ इंटू टाइम, यहाँ पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एम, कोई है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर 2m, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर 2m, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, हो गया खत्म। इजी क्वेश्चन था, इजी कर लिया, क्या क्या समझ में आया क्या मैंने, मुझे यहाँ पर मोमेंटम में चेंज कर लिया क्योंकि फोर्स को इन्वॉल्व करना है टाइम के साथ, तो मोमेंटम एक ऐसा टर्म है जो फोर्स और टाइम को करता है इन्वॉल्व अपनी डेफिनेशन के अंदर, हो गया यहाँ से आंसर, इजी पीजी। लो नेक्स्ट करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो, क्या क्वेश्चन 5, अ ब्लॉक ऑफ मास m 100 ग्राम is placed on a smooth surface and is moving with acceleration of a, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है, क्या है मास 100 ग्राम, 100 ग्राम on a smooth surface and is moving with acceleration a, acceleration a दिया हुआ है, कितना a दिया हुआ है 2x, ओके ये x के टर्म्स में दिया हुआ है, if change in kinetic energy is, if change in kinetic energy is x का पावर 10, सॉरी x का पावर n बाय 10, n बाय 10, देन द वैल्यू ऑफ n, लगा सही n निकालने बोलेगा आप, चलो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अ ब्लॉक ऑफ मास, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जितना भी वर्क डन हो रहा होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में काम में आ रहा होगा, ठीक है सर, नाउ टेल मी व्हाट इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, अब फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में dx, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज x का पावर 10, x का पावर n इंटू 10, ठीक है उसको बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं, डेल्टा के ही रहने दो, नाउ नाउ m इंटू ए, अच्छा ये आपका a इंटू डी एक्स है, अरे ये तो हो गया आंसर, m इंटू ए इज 2x dx, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, अब ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अगर आपको करना है सिंप्लीफाई तो आप यहां से m और 2 कॉमन निकाल दो, लगा दो इंटीग्रेशन x dx, हो जाएगा, कर ये 2 इंटू एम, एक्स का पावर 1 तो एक्स का पावर 2 अपॉन में 2, ये इससे कट गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज एक्स का स्क्वायर अपॉन में एम, सॉरी इंटू में एम, क्या लिख रहा हूं मैं, इंटू में एम, बेटा एम क्या है 100, तो 100 10 का पावर माइनस में 3 इंटू में एक्स का पावर 2, क्या बेटा ये हो गया आपका 10 का पावर माइनस 1, 10 का पावर माइनस 1 एक्स का पावर 2, मतलब कि एक्स का पावर 2 बाय 10, अगर इसको कंपेयर करोगे एक्स का पावर n बाय 10 से तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 2, अरे यार इजी क्वेश्चन,
तो सोचो कितना ईज़ी क्वेश्चन है ये। आराम से हो गया सॉल्व। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? ईज़िली हो गया सॉल्व। तो देखो यहाँ से इसको, अगर आप यहाँ पे सही तरीके से अप्लाई करोगे और जो चीज़ सिखा दिया पहले ही कि आपका वर्क डन 2 ही चीज़ में चेंज हो सकता है, एक तो पोटेंशियल, एक तो काइनेटिक। यहाँ पर उसने क्लियरली बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बनाए, मतलब कि पोटेंशियल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लोगे ना, है ना? याद है वो लालू जी वाला, जो नहीं बोला है वो नहीं लेना है, सिंपल, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, चलो फिर लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे ट्राई करो खुद से। बेटा क्वेश्चंस को ट्राई तो करो खुद से। ट्राई टू सिम्प्लीफाई बाय योर ओन। अगर खुद से नहीं करोगे तो कैसे होगा सिम्प्लीफिकेशन? कैसे होगा सॉल्व? ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको? बॉडी ऑफ मास 1 केजी, मास दिया है 1 केजी। आगे, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड, टाइम दिया है आपको 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। शुरू किया है रेस्ट से, इनिशियल इज 0, 10 सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 नहीं, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। द पावर, अरे हट, पावर मैं तुमको बताया एम एफ एफ इंटू वी होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज पावर। तो ध्यान से, अच्छा ये कहाँ से आया तुमको बता देता हूँ मैं। सोचोगे कहाँ से ला लिया फॉर्मूला? सिंपल है, कोई खास नहीं है। बेटा बता पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। सही है, जो भी एनर्जी रहेगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म ऑफ वर्क डन से ही आएगी। नाउ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। नाउ टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? वेलोसिटी। तो पावर क्या हो गया? एफ इंटू वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, पावर इज एफ क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और वी क्या है? वी इज यू प्लस ए टी। वी इज यू प्लस ए टी। अब क्या निकालना है? पावर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इन 1 सेकेंड। तो आपको 1 सेकेंड में कितना पावर आएगा? मतलब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। फिर वेलोसिटी। अरे यार ये तो क्वेश्चन मास दिया हुआ है। उसने हमको क्या बोला बेटा वहाँ पे देखो? 2 सेकंड, इन 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 होती है। तो पावर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इन 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के लिए क्या आएगा आपको ये निकालना पड़ेगा। मतलब पहले ए निकालना पड़ेगा। चलो एक काम करो, ए का करो कैलकुलेशन तो। बताओ ए के लिए क्या आएगा? यहाँ पे करो, यहाँ अप्लाई करो। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में v क्या है 10, u क्या है 0, प्लस a क्या है निकालना है, एंड टाइम इज 2। मतलब क्या बेटा? एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अगर ये 5 आ गया तो क्या आप इसको यहाँ भी कर सकते हो यूज? बस यहाँ पर टाइम क्या है बेटा? टाइम इज 1। यहाँ टाइम पावर निकालना है 1 सेकंड के लिए, बट यहाँ पर आपको ये भी दिया था 2 सेकंड के लिए। सोचो कैसे वो घुमा रहा है आपको। पता यहाँ क्या आएगा? मास इज 1 केजी, एक्सेलरेशन इज 5 एंड यू इज 0। एक्सेलरेशन इज 5, टाइम इज 1। मतलब 5 इंटू 5 25, 25 वैट हो गया, इजी हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी दे रहा है, बट पावर पूछ रहा है 1 सेकंड के लिए। मतलब असलियत में ए क्या रहेगा? कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट निकालने का ये जुगाड़ दिया हुआ है अलग से बस। इंटेलिजेंसी कितना सही तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बट अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो भाई साहब थू है मेरे ऊपर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। क्या मतलब इसका? मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा। एक तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, ढंग से समझ नहीं रहे हो, फिर मैं समझा नहीं पा रहा। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने कॉन्सेप्ट को डिटेल में क्रैश कोर्स के अंदर ले रहा हूँ। मतलब पढ़ाने में कहीं दिक्कत शायद नहीं है। आप थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ में प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट को रीड करो, एंड देन फिर देखो आपका आंसर कैसे नहीं आता। ठीक है? चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी आंसर पार्ट 1 के अंदर करवा चुका हूँ।
तो इसे फिर हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, बट मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वो क्वेश्चन आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर आप सिंपली बोलो तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पे सॉल्व होता है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका पोटेंशियल में चेंज होता है। तो उसको हम वहाँ से कर सकते हैं सिंप्लीफाई। यू गो एंड यू सी दैट लेक्चर, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है? चलिए, ये देख लो लास्ट क्वेश्चन, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 3:1। दो बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 और 2 का मान लीजिए दिया है 3:1, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। इनका लीनियर मोमेंटम 1 और 2 का बेटा बिल्कुल सेम सेम है। इन द रेशियो ऑफ मासेस, तो m1 और m2 का क्या रेशियो होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। m1 अपॉन में m2 का क्या रेशियो होगा, तो निकाल लेते ना भाई। बता बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैं फॉर्मूला याद करवाता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ बिलीव ना, कि तू फॉर्मूला निकाल एग्जाम में तुरंत तुरंत, तुझे फास्ट फास्ट आंसर निकालना आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ एम वी स्क्वायर हो गया आपका हाफ ऑफ पोटेंशियल आपका मोमेंटम अपॉन में एम, मतलब ये हो गया आपका P1 अपॉन में 2m1, ये हो गया Ke1 डिवाइड में ये हो गया Ke2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में 2m2। P2 P1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये गया ऊपर, मतलब कि ये हो गया आपका m2 अपॉन में m1, मतलब कि m2 बाय m1 इज इक्वल्स टू Ke1 अपॉन में Ke2। Ke1 बाय Ke2 इज 3:1, मतलब कि m2 बाय m1 इज 3:1। सही है? ये 3:1 दिया हुआ है, तो 2/1। उसने पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ देयर मासेस, मतलब फर्स्ट का निकालना पड़ेगा सेकंड के हिसाब से। तो m1:2, m2 आएगा 1:3। बेटा रेशियो के अंदर में याद रखना एक चीज, रेशियोज में आप याद रखना, जिस सीक्वेंस में डेटा लिया है उसी सीक्वेंस में आंसर निकालना है। मतलब अगर तुमने डेटा में 1:2 लिया है, तो फिर तुम्हारा आंसर भी 1:2 ही सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर तुमने सीक्वेंस में घपला किया, तो तुम्हारा घपला हुआ आंसर के अंदर। ठीक है ना? ये गलती एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं परफॉर्म करने का, अच्छे से। ठीक है? चलो अब नाउ द लास्ट टॉपिक विल बी योर गन बुलेट प्रॉब्लम। बट ये गन बुलेट प्रॉब्लम अगर आप देखोगे नीट के अंदर, तो इसके बेस पे आने वाले क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से आते हैं। बट हमारे सिलेबस के अंदर में इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। तो डोंट वरी, हम ज़्यादा इसके ऊपर यार टाइम पास नहीं करेंगे। बस आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा। सिर्फ आप गन बुलेट प्रॉब्लम के अंदर, गन बुलेट प्रॉब्लम, गन बुलेट प्रॉब्लम के अंदर एक चीज समझना, इसमें आपको चेंज इन मोमेंटम आना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम अच्छे से आता है, एंड अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। आप देख लो, यहां पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ो। अ हंटर हैज अ मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट। क्या है मास ऑफ बुलेट? मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम। ठीक है? विथ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है बुलेट की? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 240 मीटर पर सेकेंड। अ 60 kg टाइगर, मास ऑफ द टाइगर इज 60 kg। Tiger sprints at him with a velocity. Velocity of a tiger is 12 meter per second. How many bullet must the hunter should fire per second into the tiger in order to stop him? सोचो, अगर मैं, भाई साहब आपने देखा ना मूवी में क्या होता है? मूवी के अंदर, मूवी में होता है भाई साहब ऐसा गुंडा भागते हुए आता है, हीरो गोली मारता, धड़ 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 धड़। क्या होता है इसमें?
जितना भी तेजी से आपका वो गुंडा भाग के आ रहा था, जब उसको गोली मारा तो वो वहीं के वहीं ऐसे रुक गया। वो क्यों रुक गया? क्योंकि आगे से आने वाला बुलेट का मोमेंटम इसके मोमेंटम को बिल्कुल रोक दिया। मतलब इधर का मोमेंटम इसके मोमेंटम से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और अगर इक्वल रहेगा तो बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट है, दे विल जस्ट स्टॉप। नाउ थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इसमें करो अप्लाई, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। देखो क्या है, मानो कि जितना भी आपका मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, पता क्या आएगा? इट विल बी मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि 50 10 का पावर -3 इंटू वेलोसिटी इज 240। ये किसके लिए हो गया? किसके लिए हो गया ये हो गया आपका एक बुलेट के लिए, है ना? अब निकालने क्या बोला है? इसमें एक बुलेट के लिए आपको इतना मिलता है, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 5 चौके 20, 20 का 0, कैरी का 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12। अब ये हो गया 5 का 24 हो गया, 1 2 डबल 0, 10 का पावर माइनस में 3, -3 प्लस इसे कंबाइन, ये हो गया आपका 12। तो एक बुलेट का 12, मान लीजिए एन बुलेट फायर किया, लेट एन बुलेट्स, मतलब कि आपका मोमेंटम ऑफ एन बुलेट्स विल बी 12 इंटू में एन। अब ये मोमेंटम की वैल्यू बिल्कुल आपकी इक्वल होनी चाहिए, किसके बराबर? मास ऑफ टाइगर एंड वेलोसिटी ऑफ टाइगर, मतलब कि मोमेंटम ऑफ टाइगर के बराबर अगर है तो आपका वो रुक जाएगा। तो कर दो, 12 एन इक्वल टू मास ऑफ टाइगर इज 60 इंटू 12, सही है? हाँ ठीक है, 12 से 12 कैंसल, तो n इक्वल्स टू 60। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 60 बुलेट्स करनी पड़ेगी फायर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ये वाला आपका, इसको आपको करना है होमवर्क में सॉल्व। होमवर्क नंबर 2 गन बुलेट सिस्टम का, जिसके अंदर में इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व एंड कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर, बताओ आंसर इसका क्या आपका आया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कैसा है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बुलेट इज फायर्ड ऑन अ टारगेट विथ वेलोसिटी v। एक टारगेट है, इस पे एक बुलेट को फायर किया विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है? इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम v टू v बाय 2 व्हेन इट पेनिट्रेट्स 30 सेंटीमीटर इन अ टारगेट। मतलब ये v से आ रहा था, जब ये 30 मीटर घुस गया, कितना? 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जब इसका डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v बाय 2 v से, ठीक है? थ्रू व्हाट थिकनेस इट विल पेनिट्रेट फर्दर। अब ये और कितना अंदर जाएगा? मान लो ये अब मोटा है टारगेट, ये और कितना अंदर जाएगा, मतलब एस आपसे निकालने बोला गया है, निकालने के बोला गया है इन द टारगेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा 0 पे। अबे ये क्वेश्चन तो लग रहा है आपको बुलेट का है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का है। सोचो, यहाँ से यहाँ क्या आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या आप यहाँ लगा लोगे v का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ आपको s निकालना है तो फिर लगाओ सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दो फॉर्मूले यहाँ पे लगाओ, v क्या है? v बाय 2, मतलब कि v स्क्वायर बाय 4, u क्या है? v का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए आपको निकालना है, और s क्या रहेगा? s इज 30 सेंटीमीटर, तो 30 10 का पावर माइनस में 2। आंसर किस में है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अभी ऐसे रहने तो बाद में देखते हैं क्या आंसर आता है। ये गया उस साइड, वी स्क्वायर बाय 4 माइनस में वी स्क्वायर इक्वल टू 30 दूनी 60, 60 10 का पावर माइनस 2 इंटू में ए, ठीक है? यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 वी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया नीचे, तो 60 इंटू 10 का पावर माइनस में 2, ये हो गया एक आंसर। नाउ ये हो गया आपका 20 या 60, ठीक है? ये गया ऊपर की तरफ, क्या जाएगा ये? माइनस वी का स्क्वायर इंटू में 10 का पावर प्लस में 2, मतलब कि ये हो गया आपका 100, और यहाँ हो गया आपका 4 इंटू में 20, 25 जा 100, मीन्स मीन्स ए इज इक्वल टू
माइनस 5v² इंटू 4। अब इस ए को यहाँ पुट करो और यहाँ से अपने एस का आंसर निकालो। क्या फाइनली वो 0 पे हो गया? हाँ। क्या इनिशियली यहाँ पर वो v/2 पे था? तो v²/4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या ए का आंसर है आपका, यहाँ कर लेंगे माइनस, माइनस 5/4 इंटू वी का स्क्वायर इंटू में एस के बदले हमें वही एस निकालना है। ठीक चल रहा है? हाँ। बता फिर क्या आएगा नेक्स्ट आपका? यहाँ से आपको मिलेगा, इसको भेजो इस साइड पे, इसको भेजा इस साइड पे। क्या बन जाएगा बेटा? इधर गया तो ये हो गया आपका 2। अच्छा ये कट जाएगा इससे, यहाँ हो जाएगा 2 का आंसर। अच्छा ना एक काम करो, रहने दो अभी, 2 और 4 रहने दो। इधर गया तो 5 2 10, 10/4 इंटू v² इंटू एस, और इधर पे क्या है ये आपका v² अपॉन 4, 4 से 4 कैंसल, v² भी कैंसल, तो s आ गया डिवाइड में 1/10, 1/10 मीटर, मतलब कि सेंटीमीटर में करोगे तो 10 का पावर यहाँ कर लोगे आप लोग 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वो और अंदर। ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर इट विल गो फर्दर इनसाइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। तो चलो ये हो गया अब आपका कोलिजन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड गन ब्लेड प्रॉब्लम का भी खत्म काम। अगर आप सही तरीके से इन लेक्चर्स को बेटा फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी लॉज ऑफ मोशन में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में छूटे नहीं है। मेजरली इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, बट ये 3 घंटे के लेक्चर अगर आप देख लो, पार्ट 1 1.5 घंटा, पार्ट 2 भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, तो आपका ये चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा विथ ऑल पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो हमने पूरे पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए, हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए, सभी फॉर्मूले को हमने याद रखने का तरीका भी देख लिया। तो नाउ दिस इज डन, नाउ वी आर डन विथ दी ऑलमोस्ट कितने 4 या 5 चैप्टर्स। अब हम धीरे धीरे जो हमारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं इतने ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे आपका ग्रेविटेशन को। ये ग्रेविटेशन आपका एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एंड अगर वो एक लेक्चर में खत्म हो गया तो फिर हम करेंगे 12th का स्टार्ट। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं आपको एक और देता हूँ लेक्चर 11th के बेस पे ही ग्रेविटेशन का, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा 11th के मेजर चैप्टर्स, एंड देन फिर हम करेंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से फॉर्मूलेस को रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करो, एंड मिलते हैं ऐसे ही फिर से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।